हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 अभी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आज रह गए आज उन्हें कराते हैं। आपके जो लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हो गए थे 3.2 में। ठीक है, आपके क्वेश्चंस 17 तक हमने क्वेश्चन आपको करा दिए थे इससे पिछले वीडियो लेक्चर में। आज आपके क्वेश्चन नंबर 18 से चलेंगे। 18, 19, 20, 21 एंड 22 5 क्वेश्चंस। हो सकता है आज आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में देखिए क्या कहा है। 18 में यदि a बराबर, ये एक आव्यूह दे रखा है 2/2 का, हमें क्या दे रखा है, a बराबर एक आव्यूह दे रखा है जिसका क्रम 2 गुणा 2 है। ठीक है, तथा i मीन्स क्या होता है, इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। i क्या है, i एक आव्यूह है 2/2 का, यानी उसका क्रम कितना है, 2 × 2 है। तो सिद्ध कीजिए कि i + a इज इक्वल टू ब्रैकेट में i - a इंटू आव्यूह दे रखा है, आव्यूह में अवयव दे रखे हैं cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है, a बराबर 0 माइनस के tan अल्फा/2, 0 माइनस के tan अल्फा/2, यहाँ tan अल्फा/2 और ये 0। इस तरीके से ये आव्यूह दे रखा है a बराबर। ठीक है, और i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। i जो है क्या है, i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। यानी जो i है ये तत्समक आव्यूह है किसका, 2 गुणा 2 का, यानी इसका क्रम क्या है, 2 × 2, यानी i यहाँ स्वयं बनाना पड़ेगा। मतलब i बराबर हमें दे रखा है 1001। ठीक है, i को क्या बोलते हैं हम, तत्समक आव्यूह बोलते हैं i को। और कितने का i, 2/2 का है, तो हमने 2/2 का i अपने आप बना लिया। ठीक है, ये चीज दी है। अब तो सिद्ध कीजिए, क्या करवाया है, तो सिद्ध करो। सिद्ध क्या करवाया है, देखिए सिद्ध हमसे करवाया है कि i + a बराबर ब्रैकेट में i - a cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। इस तरीके से ये हमें प्रूफ करना है। ओके, देखिए तो एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। देखिए जब तक आप प्रश्न को पढ़ के उसका मीन्स नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, तब तक आपको क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा और आपको अच्छे से उसको हल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब तक हमें यही नहीं पता हुआ इसमें करना क्या है, पूछा क्या है, तो कैसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये क्या है कि a बराबर ये एक आव्यूह है। ठीक है, a बराबर एक आव्यूह दिया है और जो i 2 कोटि का, कोटि मतलब ऑर्डर, जो i है वो 2/2 का एक तत्समक आव्यूह है। मतलब इकाई आव्यूह दे रखा है जिसका क्रम 2 गुणा 2 है। तो हमने बना लिया इकाई आव्यूह जिसका क्रम कितना हो गया, 2 गुणा 2 हो गया। इकाई आव्यूह कैसे कहते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, 1, और शेष सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0। वही तो है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और शेष सभी अवयव 0 हो गए और 2/2 का हो गया। ठीक है, तत्समक आव्यूह है तो हमने i बना लिया। तो फिर सिद्ध करके दिखाओ हमें कि ये बराबर ये,
ठीक है, हमें प्रूफ करना है ये बराबर ये। देखिए अब प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे आप वो बात पहले समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम LHS को लेंगे, LHS को i प्लस ए को, ठीक है। LHS को लेंगे, i की जगह i की आव्यूह का मान लगाएंगे और a की जगह a का मान लगाएंगे, लगा के प्लस करके एक आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, वो हमारी LHS हो जाएगी, ठीक है, हमारी LHS आ जाएगी। फिर उसको वहीं छोड़ देंगे LHS निकालने के पश्चात। अब लेंगे हम RHS को, RHS में क्या करेंगे, i की जगह i का मान, a की जगह a का मान और ये आव्यूह, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के पश्चात हमें एक आव्यूह प्राप्त होगा फाइनली, वो आव्यूह RHS वाला जो प्राप्त होगा और हमें जो LHS में प्राप्त हुआ था वो आव्यूह, दोनों आव्यूह कैसे होंगे, आपस में समान होंगे, बराबर होंगे, तो प्रूफ हो जाएगा LHS बराबर RHS, ठीक है। इस टाइप से हमको इस प्रश्न को करना है। सबसे पहले कौन सा लेने वाले हैं, LHS। ओके, देखिए यहाँ लिखते हैं LHS लेने, ठीक है, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, देखिए i प्लस ए, i प्लस ए। अब i और a के मान रखो, यहाँ पे रखो i व a के मान रखने पर रखेंगे। देखिए i का मान क्या है, ये है 1001, यानी i प्लस a बराबर 1001, ठीक है। i और प्लस a का मान क्या है, 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2, फिर यहाँ पर प्लस के tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 0, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो हमने इनके मान लगा के प्लस कर दिया। अब देखिए इन्हें ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, i प्लस ए बराबर, प्लस करिए, देखिए 1 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, 0 में माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस करेंगे तो माइनस के tan अल्फा बाई 2, ठीक है। 0 में प्लस करेंगे प्लस tan अल्फा बाई 2 तो tan अल्फा बाई 2 और 1 में प्लस करेंगे 0 को तो क्या आएगा 1। ये क्या आ गई हमारी LHS, ठीक है, क्या आ गई ये LHS। समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, सबसे पहले हमने क्या किया, LHS ली i प्लस ए, i की जगह i का मान प्लस a की जगह a का मान, दोनों को ऐड करके ये हमारी क्या आ गई LHS आ गई। अब लेंगे RHS और RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये अब आप नोट कर लीजिए, ये अब मिटा देंगे हम, और ये ध्यान रखना कि जब ये LHS की मतलब वैल्यू क्या आई है, जो कि इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, ठीक है। तो LHS की वैल्यू ये है। अब देखिए इसके बाद लेंगे अब हम RHS, क्या लेंगे RHS। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं ये साफ कर रहा हूँ, कभी जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ देखिए अब लेंगे हम RHS, क्या लिख देंगे RHS लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ से RHS हम ले लेते हैं। अब देखिए RHS में क्या था, RHS में था हमारा i माइनस ए cos अल्फा माइनस sin अल्फा, i माइनस ए cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, यही दिया RHS मान, देख लीजिएगा एक बार, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, i माइनस, ठीक है, ठीक है। ये हमारी RHS थी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे i की जगह i का मान, a की जगह a का मान लगा देंगे, ठीक है। देखिए i व a का मान रखने पर, ठीक है। तो i कितना था, 2/2 का,
तो 1 0 0 1 ये आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 प्लस के tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 0, ठीक है। ये आ गई हमारी क्या i माइनस ए और इनटू ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले ये वाला आप व्यू और ये वाला आप व्यू आपस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो पहले इसको क्या करेंगे, माइनस, इसको माइनस करने के पश्चात एक आप व्यू प्राप्त होगा और एक आप व्यू है, फिर दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो देखिए संगत अवयव से संगत अवयव को माइनस करेंगे तो 1 से घटाएंगे 0 को, तो क्या आएगा 1, 0 से घटाएंगे माइनस tan अल्फा बाई 2 को। देखिए 0 से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, माइनस के tan अल्फा बाई 2 को। ये गलती आप बहुत ज़्यादातर हो जाती है, इसलिए आप यहाँ ध्यान दिया करें। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan अल्फा बाई 2। तो फाइनली क्या आएगा, tan अल्फा बाई 2 वही प्लस का, ठीक है। तो 0 में से घटाएंगे माइनस tan अल्फा बाई 2 को, आएगा आपका प्लस tan अल्फा बाई 2। अब देखिए 0 में से माइनस करेंगे tan अल्फा बाई 2 को, यहाँ आएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2 और 1 से माइनस करेंगे 0 को, तो क्या आएगा 1, ठीक है। इस तरीके से ये आप भी प्राप्त हो गया इन दोनों को माइनस करके। और अब ये आप ही देख लीजिए यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आई की जगह आई का मान, ए की जगह ए का मान और ये आप भी, ये आप भी, इन दोनों को माइनस करके ये प्राप्त हो गया और ये जो कहते हो चल रहा है। अब इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे, मल्टीप्लाई जो होता है वो रो का किसमें होता है, कॉलम में, और संगत अवयव का संगत अवयव के साथ। तो मल्टीप्लाई होने के लिए रूल क्या होता है, या तो दोनों आप भी वर्ग आप भी हों, ठीक, समान क्रम के वर्ग आप भी हों, या पहली आप भी के स्तंभों की संख्या दूसरी आप भी की पंक्तियों की संख्या, यानी इसका फर्स्ट सेकंड और इसका फर्स्ट कैसे हो चाहिए, आपस में समान हो चाहिए, और समान है तो गुणा हो जाएगा। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, गुणा यहाँ आगे कर देते हैं, ठीक है, या इधर कर देते हैं, ये चीज अब हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा में, तो क्या आएगा कॉस अल्फा, ठीक है, इसका इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में कॉस अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में, क्या हो जाएगा प्लस के tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। पहली रो का पहले कॉलम में हो गया 1 का कॉस अल्फा में कॉस अल्फा, tan अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा में, प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कंप्लीट, और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में। तो 1 का करेंगे माइनस साइन अल्फा में, तो क्या आएगा माइनस के साइन अल्फा, फिर tan अल्फा बाई 2 करेंगे कॉस अल्फा में, तो प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में हो गया, दोनों कॉलम में हो गया बारी बारी से। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई हुआ कॉस अल्फा में इसका इसके साथ, और tan अल्फा बाई 2 का कॉस अल्फा के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस के tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा के साथ, तो प्लस क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फा। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा के साथ, इसका इसमें होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और tan अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा में होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस के tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। माइनस tan अल्फा बाई 2 का माइनस साइन अल्फा बाई 2 अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस के tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, और 1 का मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा में, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया इसका मल्टीप्लाई होकर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ये आ गया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में ये आ गया,
फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में ये आ गया और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद, यहाँ देखिए कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा ही रहेगा। यहाँ देखिए टेन अल्फा को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा में। चलिए 10th क्लास का बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। एक फॉर्मूला होता था 10th में, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, स्पेशल फॉर्मूला था ये। बस अब मैंने क्या कहा था, एंगल सेम होना चाहिए और इस एंगल को हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, सेम होना चाहिए तीनों जगह। आप यहाँ एम बना सकते हो, थीटा एम साइन थीटा एम कॉस थीटा एम भी कर सकते हैं। मतलब इस एंगल को आप बदल के लिख सकते हैं कुछ भी, बस शर्त ये है कि तीनों जगह फिर एंगल वही होना चाहिए, यानी सेम एंगल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम थीटा की जगह पे ये लिख सकते हैं टेन अल्फा बाई टू बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू और यहाँ पर कॉस अल्फा बाई टू। ये भी तो फॉर्मूला बन सकता है, बस एंगल चेंज कर दिया। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ तोड़ देंगे, टेन अल्फा बाई टू को क्या तोड़ेंगे, साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं इसको, साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, और इनटू में क्या है, देखिए इनटू में साइन अल्फा एज इट इज चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए इसके बाद कॉस अल्फा का कॉस अल्फा, टेन को तोड़ दिया साइन ओवर कॉस में, और साइन अल्फा का साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाओ, टेन अल्फा बाई टू का साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, और इनटू में क्या है कॉस अल्फा। ओके, अब यहाँ आइए, यहाँ भी इसी टाइप से फॉर्मूला लगाना है आपको, माइनस के टेन अल्फा बाई टू का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, और इनटू में क्या है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ओके, कुछ नहीं किया, सिर्फ माइनस टेन अल्फा बाई टू को माइनस साइन अल्फा बाई टू ओवर कॉस अल्फा बाई टू में ब्रेक कर दिया, इनटू कॉस अल्फा का कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा। इधर आते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी ब्रेक होगा, टेन अल्फा बाई टू किस में हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू और इनटू साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा। यानी क्या किया है इसमें, सिर्फ कुछ नहीं, जहां जहां टेन अल्फा बाई टू था वहां टेन अल्फा बाई टू को हमने साइन अल्फा बाई टू ओवर कॉस अल्फा बाई टू में ब्रेक कर दिया। बस इतना नया हुआ, बाकी एज इट इज नोट हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई में ये प्लस में, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो वन मान लें, वन मान के इन दोनों क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ वन मान लेंगे तो इनमें एलसीएम आ जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ वन मानेंगे तो इनमें एलसीएम आएगा, और इसी प्रकार यहाँ अगर वन मानेंगे तो यहाँ भी एलसीएम आएगा। तो कुल मिला के करना क्या है, एलसीएम हमको लेना है। ठीक है, फाइनली क्या लेना है, एलसीएम। तो देखिए यहाँ इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू। देखिए वन से भाग देंगे कॉस अल्फा बाई टू में तो कितनी बार जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू बार ही आएगा। एक का भाग कॉस अल्फा बाई टू में देंगे तो कॉस अल्फा बाई टू ही बार जाएगा ना, और फिर जितनी बार जाता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, यानी कॉस अल्फा बाई टू का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, कॉस अल्फा में। तो क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ओके, और प्लस यहाँ कॉस अल्फा बाई टू से भाग देंगे कॉस अल्फा बाई टू में तो एक बार जाएगा, और एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसको थोड़ा इनटू में है दोनों, इसको आगे पीछे कर लो, साइन अल्फा को लिख लो पहले और इनटू साइन अल्फा बाई टू को बाद में। भाई a गुणा b लिखा है, इसे b गुणा a भी ले सकते हैं, तो बस हमने वही किया है, साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा को साइन अल्फा पहले साइन अल्फा बाई टू बाद में किया है। ओके, इतना हो गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे फॉर्मूला बनाना है, उसके लिए हमें सीक्वेंस में चाहिए। अब देखिए उसके बाद इसी प्रकार यहाँ एलसीएम लीजिए आप, यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई टू
तो 1 से भाग देंगे cos अल्फा बाई 2 में कितनी बार जाएगा, cos अल्फा बाई 2 बार, और cos अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई sin अल्फा में करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस के sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 और प्लस cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड करेंगे cos अल्फा बाई 2 में एक बार, एक का मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, ठीक है। और देखो इसमें cos को पहले लिख लो और sin को बाद में लिख लो, ओके। क्या करो, इससे इसमें भाग देंगे एक बार जाएगा और एक का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो यही आएगा, बस इसको पहले लिख लो, cos अल्फा को पहले और sin अल्फा बाई 2 को बाद में, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर एलसीएम लिया cos अल्फा बाई 2, 1 से भाग दिया cos अल्फा बाई 2 में, cos अल्फा बाई 2 बार, और उसका मल्टीप्लाई कहाँ किया, ऊपर cos अल्फा में, तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस इससे इसमें भाग देंगे एक बार, एक का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये दोनों आएंगे, और हमने ये पहले लिख लिया ये बाद में लिख दिया, एज इट इज। यहाँ हमने एलसीएम लिया, 1 से भाग दिया cos अल्फा बाई 2 में, cos अल्फा बाई 2 आ गया, और cos अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई ऊपर sin अल्फा में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, फिर cos अल्फा बाई 2 से भाग देंगे cos अल्फा बाई 2 में, तो एक बार जाएगा और एक का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो यही दोनों तो आएंगे। बस किया क्या है, cos अल्फा को पहले और sin अल्फा बाई 2 को बाद में लिखा है, ओके। ऐसे ही नीचे करना है, नीचे देखिए एलसीएम क्या आएगा, cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2, तो cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड करेंगे cos अल्फा बाई 2 में एक बार, और एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा ना, ठीक है। cos अल्फा को पहले लिख लो, cos अल्फा माइनस cos अल्फा से cos अल्फा भाग दिया एक बार, एक का गुणा में करेंगे यही आएगा, ऐसे लिख लो चाहे आप, sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा, और 1 से भाग देंगे हम किस में, cos अल्फा बाई 2 में, तो cos अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और cos अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई sin अल्फा में करेंगे, प्लस sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बस कुछ नहीं किया, इससे इसमें भाग दिया एक बार आ गया, एक का गुणा ऊपर किया यही आया, इससे इसमें भाग दिया cos अल्फा बाई 2 आ गया, और cos अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई sin अल्फा में करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ जाइए आप, यहाँ भी ऐसा क्या आएगा, cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2, तो cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड किया cos अल्फा बाई 2 में कितने बार, एक बार नहीं, हाँ एक बार, और एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी sin अल्फा बाई 2 इंटू sin अल्फा, ओके, प्लस 1 से भाग देंगे cos अल्फा बाई 2 में, cos अल्फा बाई 2 बार, उसको गुणा करेंगे तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, इस तरीके से ये आपस में डिवाइड एलसीएम लेके सॉल्व हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्यों, उसका रीजन ये है कि जैसा हमने यहाँ पे काम किया वही काम हमने यहाँ किया है, वही काम यहाँ किया है, वही काम यहाँ किया है, कुछ नया चेंज है नहीं। एलसीएम लिया है, भाग दिया है, जितने बार किया उसका ऊपर गुणा किया है और लिखा है, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद ये हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको हटाना पड़ेगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर देखिए आप, हमको बनाना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको आगे पीछे हमें करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आगे पीछे करके उसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। एक बार यहाँ देखिए आप, cos A cos B प्लस sin A sin B, ये फॉर्मूला किसका हो रहा है, ऊपर cos A की जगह क्या है अल्फा और B की जगह क्या है अल्फा बाई 2, तो cos A cos B प्लस sin A sin B, जो सीधे सीधे फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos A माइनस B का, क्योंकि मैंने बताया था cos A माइनस B का, cos में उल्टा चक्कर होता है, अगर प्लस आ रहा है तो फॉर्मूला बनेगा माइनस वाला, अगर माइनस आया तो फॉर्मूला बनेगा प्लस वाला, ये तो एज इट इज फॉर्मूला बन रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूला के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को तो पहले लिखना पड़ेगा और माइनस इन दोनों को बाद में लिखना पड़ेगा, क्यों, तभी तो फॉर्मूला बनेगा sin A cos B माइनस cos A sin B,
तो फॉर्मूला बनाने के लिए इनको आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ ये यहाँ भी वही काम है, इनको पहले और इनको बाद में, जो कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तभी तो बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ बस इस पार्ट को आगे और इस पार्ट को पीछे, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए पहले इनको ऑर्डर से लिख लेते हैं। पहले तो ये पहला जो वाला पार्ट है ये तो एज इट इज रहेगा, इससे कुछ नहीं करना क्योंकि इसी का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए ये रहेगा आपका कॉस ए बाई 2 यानी कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 और बटे में आपका क्या चल रहा है कॉस अल्फा बाई 2। ओके, अब यहाँ जाइए, इसको पहले लिखो साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा ओनली, ठीक है। साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाई 2 पहले साइन अल्फा बाद में, माइनस कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ओके, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होनी चाहिए। इसको पहले इसको बाद में, पहले लिख लिया ऐसे ही, इनको बाद में और आगे पीछे। अब नीचे क्या है बटे में, वही कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ जाइए, ठीक है, इन दोनों को पहले इन दोनों को बाद में, ठीक है। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। इसको पहले और इसको बाद में और आगे पीछे। अब बटे में क्या है कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ जाइए, ठीक है, इसमें सिर्फ कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2 को पहले उनको बाद में, यानी कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 और बटे में कॉस अल्फा बाई 2 आपका चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है सर। सिर्फ हमने वैल्यू को वहां से उठा के इधर मैनेज करके हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से फॉर्मूला किसका बनेगा। अब आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अब यहाँ कुछ फॉर्मूले बनेंगे। मान लेते हैं कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं कि फॉर्मूला याद नहीं है, या ये मान लीजिए मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। तो बताइए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है और मुझे याद नहीं है वो फॉर्मूला कौन सा है, तो क्या मैं पहचान लूंगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। जब तक मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक मैं नहीं पहचान पाऊंगा कि किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप नहीं पहचान पाएंगे कि किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, और आप फॉर्मूला फिर नहीं बनाएंगे और सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बस अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है cos A cos B प्लस sin A sin B। ये किसका फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया cos A माइनस B का, क्योंकि cos वाले फॉर्मूले में उल्टा चक्कर होता है। प्लस का आए तो साइन फॉर्मूला बनेगा माइनस का, माइनस का साइन आए तो फॉर्मूला बनेगा प्लस का। तो फिलहाल इसमें क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो फॉर्मूला किसका बनेगा, माइनस वाला, वो भी किसका, cos वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos A माइनस बी, यानी cos A की जगह अल्फा और माइनस बी की जगह क्या है अल्फा बाई 2, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A की जगह अल्फा और माइनस बी की जगह अल्फा बाई 2, यानी cos A माइनस बी, और बटे में क्या है cos अल्फा बाई 2। इसी प्रकार इधर आइए अब sin A cos B माइनस cos A sin B। ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन A माइनस बी का, क्योंकि साइन का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका साइन A की जगह पर क्या है अल्फा बाई 2 माइनस बी की जगह क्या है अल्फा, ठीक है। तो साइन A माइनस बी और बटे में क्या चल रहा है आपका cos अल्फा बाई 2। ओके, अब इधर आइए साइन A cos B माइनस cos A sin B, ठीक है। साइन A cos B माइनस cos A sin B, ये भी फॉर्मूला वही बन गया साइन A माइनस B का। तो साइन A की जगह क्या है अल्फा और माइनस B की जगह क्या है अल्फा बाई 2,
अपॉन में क्या है, देखिए अपॉन में है कॉस अल्फा बाई 2। ओके, उसके बाद इधर आइए आप, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये प्लस आ रहा है और एक तरफ दोनों तरफ कॉस कॉस आ रहा है, एक तरफ साइन साइन आ रहा है, तो फॉर्मूला बन गया कॉस वाला, और प्लस आ रहा है तो बनेगा माइनस वाला, यानी ये हो जाएगा कॉस ए की जगह अल्फा और माइनस बी की जगह अल्फा बाई 2 और बटे में कॉस अल्फा बाई 2। सवाल का साइज थोड़ा बड़ा है, सवाल हार्ड नहीं है, ठीक है, आप ध्यान से समझिए और कॉपी पे जब आप करेंगे स्टेप आप देख लेना, मिटाना पड़ रहा है, थोड़ा दिक्कत आ सकती है, जब सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको आगे। यहाँ देखिए कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा में से घटाएंगे अल्फा बाई 2, मतलब एक अल्फा में से आधा अल्फा, ये अल्फा बाई 2 क्या है, अल्फा का आधा, तो एक अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, अल्फा बाई 2 आएगा प्लस का, ठीक है। ये तो आप घटा के देख लेना, देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ पे घटा है, यहाँ देखते हैं अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो एलसीएम क्या आएगा 2, 1 से भाग 2 में, 2 बार 2 का अल्फा में 2 अल्फा, माइनस 2 से भाग 2 में 1 बार 1 का अल्फा में अल्फा, 2 अल्फा में से 1 अल्फा गया तो अल्फा और बटे 2, तो क्या अल्फा बाई 2 ही आया ना, ठीक है। तो एक अल्फा में से आधा अल्फा घटाते हैं तो आधा अल्फा ही आता है, यानी अल्फा बाई 2 आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस अल्फा बाई 2 और बटे नीचे भी क्या है कॉस अल्फा बाई 2। इधर इसी प्रकार यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ये आधा अल्फा है और यहाँ पर ये पूरा अल्फा है, तो आधे अल्फे में से पूरा अल्फा घटाएंगे तो फिर भी आधा ही अल्फा बचेगा, लेकिन माइनस का बढ़ाया तो माइनस का बचेगा, यानी साइन माइनस के अल्फा बाई 2, ठीक है, और बटे क्या है कॉस अल्फा बाई 2। ओके, अब यहाँ ये इसी प्रकार यहाँ, अब एक अल्फा में से आधा अल्फा घटेगा तो अल्फा बाई 2 बचेगा, यानी साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। अब इधर आइए, अल्फा में से अल्फा बाई 2 गया तो वही कॉस अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब ये हटाना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पर देखें आप गौर दें तो cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कट गया कितने बार, एक बार, यहाँ भी cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 कट गया कितने बार, एक बार, और देखिए ये माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि तो फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने 10th में, और मैंने क्या अभी पढ़ा है आपको फॉर्मूला इससे पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो कट जाएगा एक बार, तो क्या आएगा आपका 1 आएगा यहाँ पर 1, और ये माइनस आ जाएगा आगे, तो माइनस के साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पर आइए साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 ही रहेगा, साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर ये कट गया एक बार, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। आगे सॉल्व करते हैं 1, अब देखिए साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 क्या होता है टेन अल्फा बाई 2, अभी ये फॉर्मूला यूज हुआ था, फॉर्मूला क्या होता है टेन अल्फा बाई 2 बराबर साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, इसकी जगह पर ये लगा सकते हैं ना, तो बस वही तो करना है, साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 बराबर क्या टेन अल्फा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ भी वही फॉर्मूला टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ 1, और ये सॉल्व। अब आप देखिए जो मैंने एलएचएस सॉल्व कराई थी आपको, नोट किया होगा आपने, तो वहाँ एलएचएस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी मैंने, वहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए क्या यही मान आ रहा है, यही मान आ रहा होगा कॉस, ओके 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 1, तो क्या हो गया ये हमारी आ गई आरएचएस, और हम एलएचएस पीछे प्रूफ करा चुके हैं, तो समीकरण 1 में एलएचएस और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, और लिख देना आप
कि समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS। ओके, देखिए क्वेश्चन साइज बड़ा था बट क्वेश्चन हार्ड नहीं था, फिर भी मैंने बहुत स्लो समझाया। और आपको फर्स्ट टाइम में हल्का समझ में नहीं आया हो, उसका रीजन सिर्फ इतना ही हो सकता है कि हमने 2-3 बार इधर से साइड से मिटाला, एक बार इधर से मिटाला है, तो बस वो। वरना अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को रिपीट करिए, रिपीट करके देखना, लिखना एक जगह, फिर समझना, गारंटी है समझ में आएगा। ओके, बस इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर्मूले बस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बात पहले स्टार्टिंग में भी कह चुका हूँ, और ये अभी तो हम कुछ नहीं है, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर। पूरी बुक में कोई सा भी फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है। वरना आप आगे देखते रहना, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। अगर अभी भी आपने अगर 10th क्लास के टोटल फॉर्मूले याद नहीं किए जो मैंने कहा है, प्लीज़ आप उन सब फॉर्मूलों को याद कर लें, और इन 12th के फॉर्मूलों को भी याद कर लें, क्योंकि इन फॉर्मूलों का आगे भंडार है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल में बहुत ज़्यादा इनका यूज है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं। और जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आ सकते, नहीं आ सकते, इसलिए फॉर्मूले आप याद जरूर कर लें, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकली है, थोड़ा सा पहले ये समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं क्या कहता है। ठीक है, इसमें कहा है किसी व्यापार संघ के पास, यानी कोई व्यापार यूनियन है, ठीक है, जो व्यापारी होते हैं वो उनका कोई संघ है, कोई यूनियन है, ठीक है, कोई संगठन है, उनके पास 30,000 रुपयों का कोष है, 30,000 रुपये उनके पास है, ठीक है। अब जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, इस 30,000 रुपए को 2 बांडों में लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पे, ठीक है, 2 जगह, किसको, 30,000 रुपए को, और वो भी कितने को, अलग अलग रुपए, यानी ये नहीं 15-15 हजार, पता नहीं, लेकिन 2 जगह लगाना चाहते हैं वो, इनको कितना लगाना चाहते हैं, 2 जगह। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो 1 साल में जो पहले बॉन्ड पे रुपए लगाए थे उन पे 5% हिसाब से ब्याज मिलता है, और दूसरे बॉन्ड पर 1 साल में ब्याज प्राप्त होता है 7% के हिसाब से, ठीक है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 18,000 रुपए हो, सॉरी 18,000 नहीं, 1800 रुपए हो। तो क्वेश्चन समझ में आया, कम आया, देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को छोड़िए, आपने ऊपर ले लीजिए बात। हमारे पास 30,000 रुपए हैं, कितने हजार रुपए, हमारे पास 30,000 रुपए हैं, हमें 30,000 रुपए 2 जगह ब्याज पे देने हैं सपोज। तो जो हम पहली जगह ब्याज देंगे, पहली जगह ब्याज पे रुपए देंगे, 30,000 में से कुछ हिस्सा दे देंगे और बाकी हिस्सा दूसरी जगह देना है। तो पहले हिस्से पे ब्याज प्राप्त होगी हमें 7% के हिसाब से सालाना ब्याज, 5%, सॉरी कितना परसेंट है, 5, ठीक है, 5% और 7%, ठीक है। यानी 30,000 रुपए में से एक हिस्सा हमने किसी जगह दिया, उस जगह हमें सालाना 5% के हिसाब से ब्याज मिलेगी, और जो बचा हुआ हिस्सा 30,000 का वो हमने दूसरी जगह दिया, वहां हमें 7% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलेगी। तो वो कितने कितने रुपए दोनों जगह बांटे, यानी पहले जगह कितने रुपए दें और दूसरी जगह कितने रुपए दें, पहले बॉन्ड में कितने रुपए दें और दूसरे बॉन्ड में कितने रुपए दें, कि पूरे साल की जो हमको ब्याज है ना वो कितनी प्राप्त होनी चाहिए, 1800 रुपए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि 30,000 रुपए को हमने 2 बॉन्डों में दिया है, तो पहले बॉन्ड में कितने रुपए दें और दूसरे बॉन्ड में कितने रुपए दें, जिससे कि हमें पूरे साल में 1800 रुपए ब्याज प्राप्त हो। ये कहा है पॉइंट ए में। और पॉइंट बी में कह रहा, बात तो पूरी यही है, बस मैं कह रहा है कि ब्याज 2,000 रुपए प्राप्त हो। तो बस सवाल सेम है, ब्याज अलग अलग हो गई है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, 30,000 रुपए हैं, 2 बॉन्डों में बांटना है। पहले बॉन्ड में रुपए कुछ दिए हमने, दूसरे बॉन्ड में कुछ रुपए दिए। पहले बॉन्ड पे 5% सालाना
दूसरे बॉन्ड पे 7% सालाना। तो वो कह रहे हैं उन बॉन्डों में 30,000 रुपए कितने कितने रुपए दें, 30,000 रुपए को कितने कितने रुपए दें, पहले बॉन्ड में कितने दें और दूसरे बॉन्ड में कितने दें हम रुपए की पूरे साल में ओवरऑल हमें 2800 रुपये ब्याज मिले। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट पे कहा है कि पहले बॉन्ड में कितने रुपए दें और दूसरे बॉन्ड में कितने रुपए दें, जिससे कि साल हमें 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो। ठीक है, तो पहला पार्ट ए हो जाएगा, दूसरा सेम ऐसा ही है, समझिए। उससे पहले एक बात समझिए, देखिए मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। तो मुझे इस 10 रुपए को 2 जगह बांटना है, कितनी जगह बांटना है, 2 जगह। लेकिन एक जगह कितने दूं और दूसरी जगह कितने दूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2 जगह बांटना है 10 रुपए को। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मैं मान लूंगा कि माना फर्स्ट जगह जो पहली जगह दिए मैंने वो दिए x रुपए, पहली जगह मैंने x रुपए दिए, तो फिर दूसरी जगह कितने रुपए दूंगा मैं, 10 रुपए में से जो रुपए मैंने पहली जगह दे दिए उन पैसों को छोड़ के अब जो रुपए बचेंगे 10 रुपए में से वही रुपए तो मैं दूसरी जगह दूंगा। ओके, तो पहली जगह 10, टोटल रुपए हमारे पास 10 थे, पहली जगह मैंने x रुपए दे दिए, तो अब दूसरी जगह कौन से रुपए दूंगा, अब वही रुपए तो दूंगा जो 10 रुपए में से देने के बाद बच गए होंगे। तो कितने रुपए दे दिए, तो सेकंड जगह कितने दिए हमने, सेकंड जगह हमने दिए होंगे 10 रुपए में से x रुपए घटा दो, यानी जो रुपए हमने पहली जगह दे दिए 10 रुपए में से उन रुपए को घटाने के पश्चात जो शेष रुपए बचेंगे वही तो देंगे दूसरी जगह। 10 रुपए थे, x दे दिए, तो बचे कितने फिर हमारे पास, अब 10 में से x दे दिए, 10 माइनस x ही तो बचे। 20 में से मैंने 7 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए बचे, 20 में से कितने दिए, 7 दिए, तो कितने बचे, 20 माइनस 7 यानी 13 ही तो बचे। या तो आप डायरेक्ट कह दीजिए साहब 20 रुपए थे, 7 दे दिए, 13 बचे। लेकिन 13 आपने बताया कैसे, 20 में से 7 को घटा के तो 13 बताया होगा, या डायरेक्ट 13 बता दिया, नहीं ना। 20 रुपए थे, 7 एक जगह दे दिए, तो फिर बाकी कितने रुपए बचे, तो कैसे बताया, 13 बचे। कैसे बताया 13, 20 माइनस 7 करके तो 13 बताया आपने, 20 में 7 घटा के तो 13 बताया होगा। ओके, तो बस 10 रुपए थे, फर्स्ट जगह हमने x दे दिए, तो सेकंड जगह कितने देने वाले हैं, 10 माइनस x, 10 में से जो रुपए दे दिए वो घटा के बचे रुपए। ओके, बस यही बात यहाँ यूज होने वाली है, और ये चीजें मैं आपको इंटर में आके समझा रहा हूँ। वैसे ये बात मैं बहुत ही छोटी क्लासेस की है, 8th 9th और ज्यादातर 10th। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया, जो कि यहाँ पर हमारे पास सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं और हमारा कर्तव्य है कि सब बच्चों को समझ में आए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्यापार संघ के पास रुपए कितने हैं, 30,000 रुपए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, व्यापार संघ के पास कुल रुपयों का कोष, कुल रुपयों का कोष बराबर 30,000। ठीक है, कितने रुपए का कोष है, व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। ठीक है, अब जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है, प्रथम बॉन्ड पर 5%, क्या लिखेंगे, प्रथम बॉन्ड पर प्राप्त वार्षिक ब्याज, प्राप्त वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज कितना है, 5%। वार्षिक ब्याज कितना है, 5%। देखिए मैं 5% को लिख सकता हूं 5/100, क्योंकि परसेंट को हटा के नीचे क्या हो जाता है, 100 बढ़ जाता है। परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो जैसे ही मैं परसेंट को हटाऊंगा, इस 5 में 1/100 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 5/100 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या, द्वितीय बॉन्ड पर, द्वितीय बॉन्ड पर प्राप्त वार्षिक ब्याज,
वार्षिक ब्याज बराबर 7%। इसको मैं लिख सकता हूं 7/100। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 3000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज ए में दे रखा है 28 रुपए प्राप्त हो। तो ए में तो दे रखा है, ए पॉइंट में दे रखा है कुल वार्षिक ब्याज बराबर 1800 रुपए। ठीक है, और बी में दे रखा है कुल वार्षिक ब्याज बराबर 2000 रुपए। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे कि कुल वार्षिक ब्याज जब 1800 रुपए प्राप्त हो तब, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट बी को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं पहले पॉइंट के लिए। अब देखिए हमारे पास तो कुल 30,000 रुपए है। हमसे पूछा क्या है फाइनली, हमसे लास्ट में पूछा है कि प्रथम बॉन्ड पर कितने रुपए निवेशित करें और द्वितीय बॉन्ड पर कितने रुपए निवेशित करें जब पूरे साल की ब्याज 1800 रुपए प्राप्त हो। तो यहाँ अब हमें ये नहीं पता ना कि हम पहले बॉन्ड पर कितने रुपए लगाएं और दूसरे बॉन्ड पर कितने रुपए लगाएं। तो यहाँ मानेंगे, जब नहीं पता तो क्या करेंगे, मानेंगे ही। यहाँ मान लेते हैं माना प्रथम बॉन्ड पर निवेशित के लिए कहा है ना, माना प्रथम बॉन्ड पर निवेशित रुपए, माना प्रथम बॉन्ड पर निवेशित रुपए बराबर x। ठीक है, माना प्रथम बॉन्ड पे x रुपए हमने निवेशित कर दिए। 30,000 रुपए में से पहली जगह हमने x रुपए लगा दिए, तो दूसरी जगह कितने लगाएंगे, जो पहली जगह लगाए उन्हें 30,000 में से घटाने के पश्चात जो बचेंगे वही ना। तो कितने बचेंगे, 30,000 में से x लगा दिए तो बचे कितने, 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x। ओके, तो प्रथम बॉन्ड पे x रुपए निवेशित किए हैं, तो द्वितीय बॉन्ड पर निवेशित रुपए बराबर कितने हो जाएंगे, 30,000 माइनस x। ओके, इतने रुपए। अब देखिए ये जो रुपए हैं इन्हें तो मान लेंगे एक आव्यूह, और जो वार्षिक ब्याज दे रखी है ये, इसे मान लेंगे हम दूसरा आव्यूह, और दोनों आव्यूह का आपस में क्या कर देंगे, गुणा। और गुणा करने के पश्चात जो प्राप्त होगा वो होगी पूरी सालाना ब्याज। और एक सालाना ब्याज हमको दे रखी है 1800 रुपए। बात समझ में आई ना। इन दोनों से जो रुपए हैं इन दोनों से एक आव्यूह बनेगी, जो दर दे रखी है उससे एक आव्यूह बनेगी, दोनों आव्यूह का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पश्चात जो प्राप्त होगा वो होगा पूरे साल की ब्याज। और एक पूरे साल की ब्याज हमें दे रखी है 1800 रुपए। दोनों ब्याज आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो दोनों ब्याज आपस में बराबर हो जाएंगे, तो वहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। फिर x का मान निकालने के पश्चात, यानी जो x का मान आएगा वो आएगा प्रथम बॉन्ड पर निवेशित रुपए, क्योंकि x वही है, और x का मान यहाँ लगा देंगे, यानी 30,000 में से घटा देंगे तो वो आ जाएगा द्वितीय बॉन्ड पर निवेशित रुपए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, तो माना a बराबर x, 30,000 माइनस x। ठीक है, ये पहला आव्यूह मान लिया। और b बराबर, इसे तो मान लो पंक्ति में और इसे मान लो कॉलम में। ठीक है, 5/100, 7/100। ठीक है, ये दोनों आव्यूह हो गए। अब यहाँ लिखेंगे, हमें क्या दिया है पहले साल में वार्षिक ब्याज, क्या लिखेंगे, कुल वार्षिक ब्याज। कुल वार्षिक ब्याज दिया है ना, कुल वार्षिक ब्याज
बराबर कितनी है 1800 रुपए। ठीक है, हमने क्या किया सर्वप्रथम, जो रुपए हमने माने थे पहले बॉन्ड में निवेशित x, दूसरे में निवेशित 30,000 माइनस x, ये तो मान लिए आप यू ए पंक्ति की फॉर्म में। और जो हमें दर दे रखी थी प्रथम बॉन्ड पर वार्षिक दर 5% यानी 5/100 और द्वितीय बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज 7% यानी 7/100 को मान लिया हमने आप यू बी। ठीक है, अब कुल वार्षिक ब्याज कैसे निकालेंगे? कुल वार्षिक ब्याज हम निकालेंगे लगाए गए रुपए इंटू दर। ठीक है, लगाए गए रुपए इंटू दर। तो लगाए गए रुपए कितने हैं? लगाए गए रुपए से बनी आप भी कितनी है ये, यानी x और 30,000 माइनस x इंटू 5/100 7/100। ये क्या है? ये पूरे साल में प्राप्त ब्याज है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो प्राप्त होगा वो पूरे साल का ब्याज जो मिलेगा वो है। और वैसे हमें पूरे साल का ब्याज कितना मिल रहा है? 2800 रुपये। तो ये भी पूरे साल का ब्याज है और वो भी पूरे साल का ब्याज है। तो दोनों पूरे साल के ब्याज नहीं होंगे, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो ये बराबर 1800 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रो का कॉलम में रो का मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ। तो करिए, देखो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ। तो करेंगे, देखिए x का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 5 में, तो 5x/100 और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 30,000 माइनस x का मल्टीप्लाई होगा 7/100 में। ठीक है, और बराबर कितना है? 1800 रुपए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा आपका 100। 100 से 100 में भाग देंगे एक बार, 1 का 5x में करेंगे 5x प्लस 100 से 100 में भाग देंगे एक बार, 1 का 7 में करेंगे 7 ही आएगा। और 7 गुणा अंदर ब्रैकेट में होगा, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ठीक है, कितना हो गया? 2,10,000। और 7 गुणा x में करेंगे तो 7x और बराबर 1800 रुपए। अब देखिए ये 100 इधर डिवाइड में कहीं जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए माइनस के 7x में से प्लस के 5x गई, तो माइनस के 2x बचे और प्लस 2,10,000। ठीक, कितना हो गया? 2,10,000 और बराबर 1800 में 100 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे आपके? 1,80,000 रुपए। ठीक है, 1,80,000। अब क्या करेंगे? इस 2,10,000 को भेज दीजिए उधर, तो माइनस के 2x बराबर 1,80,000 माइनस 2,10,000, तो माइनस के 2x बराबर 1,80,000 में से 2,10,000 गए तो कितने बचे? 30,000। कितने बचे? 30,000। वो भी माइनस के बने, तो माइनस के 30,000 रुपये। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 30,000 बटे 2 से कट गया ये 15 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। मतलब x की वैल्यू 15,000। मतलब क्या? पहले बॉन्ड पर निवेश किए 15,000, तो फिर दूसरे बॉन्ड पर कितने किए होंगे? 30,000 माइनस 15,000 यानी 15,000। ठीक है, तो पहले बॉन्ड में कितने आए हमारे? 15,000। कुछ नहीं किया, सिर्फ इनका मल्टीप्लाई किया इसका इसमें, होने के पश्चात ये आ गया एलसीएम 100 आ ही गया। 100 से 100 में भाग दिया 5x, 100 से 100 भाग दिया 7, 7 गुणा 3 बनेंगे 7 के 21 और 4 जीरो के 4 जीरो और 7 के x में 7x। उसके बाद घटाया, माइनस 2x बचा, इससे ये गया तो, और 2,10,000 उधर भेज दिए और 100 गुणा इसमें किया तो कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000 में से 2,10,000 गए तो कितने बचे? 30,000 रुपए। 30,000 बचे माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया 15, तो x की वैल्यू आ गई 15। अब x क्या आ गया? 15,000। अभी निकालना है क्या? द्वितीय बॉन्ड पर निवेशित रुपए। देखिए जगह का थोड़ा शॉर्टेज है,
यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एक बार समझ लो, फिर मैं यहाँ लिख दूंगा मिटा के। सबसे पहले क्या किया, कुल वार्षिक ब्याज 28,000 प्राप्त हो रही है, तो मैंने मान लिया, माना प्रथम बॉन्ड पर निवेशित रुपए x, द्वितीय बॉन्ड पर निवेशित रुपए 30,000 माइनस x। अब जो रुपए हैं इनको मान लिया मैंने एक आप भी, और जो परसेंट में दर दे रखी थी उन्हें मान लिया मैंने दूसरा आप भी, दोनों क्या कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ से मल्टीप्लाई क्या प्राप्त होगा, पूरे साल की ब्याज, और बराबर ये भी पूरे साल की ब्याज, आपस में बराबर, इनका इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिया, सॉल्व करके x का मान। ये जो x का मान आया ये क्या है, ये है पहले बॉन्ड पर निवेशित रुपए। तो प्रथम बॉन्ड पर निवेशित रुपए x, द्वितीय बॉन्ड पर कितने आ जाएंगे, यहाँ लगा दो, यहाँ लिखेंगे द्वितीय बॉन्ड पर निवेशित रुपए बराबर 30,000 माइनस x का मान 15,000, कितना आएगा 15,000, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्या लिख देंगे, अतः प्रथम बॉन्ड पर निवेशित रुपए बराबर 15,000, द्वितीय बॉन्ड पर निवेशित रुपए बराबर 15,000। और देखिए दोनों को मिला के 30,000 आ रहा है, 15,000 प्लस 15,000 30,000, तो कुल 30,000 रुपये लगाए थे हमने, ठीक है। इस तरीके से ये पहला पार्ट समाप्त। अब देखिए इसके बाद आएगा आपका दूसरा पार्ट। ये पहला ए पार्ट समाप्त हो गया जब पूरे साल की ब्याज 18,000 रुपये प्राप्त हो। अब बी पार्ट क्या है, बस चेंज क्या हो जाएगा इसमें, 18,000 की जगह पर कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, क्योंकि बी पार्ट में क्या दे रखा है 2,000, तो बस इतना चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज सेम है। कैसे समझिए, बस चेंज कर देते हैं। देखिए यहां भी मान लेंगे, माना बी के लिए, बी पार्ट में देखिए अब तो ये सब तो सेम रहने वाला है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, माना ए बराबर x 30,000 माइनस x, बी बराबर आपका हो जाएगा 5/100, इसमें कॉलम की फॉर्म 5/100 7/100, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या प्राप्त होगा, पूरे साल की ब्याज, और वैसे पूरे साल की ब्याज कितनी प्राप्त हो रही है आपके 2,000 रुपये। तो पूरे सवाल में बस चेंज इतना हो जाएगा कि जहां जहां 2,000 आ रहा है, ये कुल वार्षिक ब्याज कितनी आ रही है, जहां जहां 2800 रुपये लिखा था आपने वहां कितना लिखना है 2,000 रुपये, ठीक है। बस इतना होना है, मल्टीप्लाई करके क्या होगा, पूरे साल की ब्याज प्राप्त होगी, तो पूरे साल की ब्याज, और वैसे पूरे साल की ब्याज कितनी है 2,000 रुपये, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,000 रुपये, यहाँ भी 2,000 रुपये, बाकी सब एलसीएम सबको सही करना है, यहाँ भी 2,000 रुपये। बस अब यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 7x से माइनस किया 5x, तो माइनस के 2x और प्लस के 2,10,000, वही 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5, 1 3 0 है 2 0 है 5 0, यानी 2 लाख हो गया। कितना हो गया 2 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए हो गए। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, x का मान चाहिए, तो बस -2x इसको भेजो उधर, 2,10,000, 2,10,000, देखिए 2 लाख में से 2,10,000 रुपये घटाने, तो 10,000 रुपये बचेंगे सिर्फ, वही माइनस के 2x बराबर माइनस के 10,000, 0 से कट गया 0, तो 2x बराबर 10,000, 2 से कट जाएगा ये, तो x का कितना आ जाएगा 5,000। तो x क्या है, प्रथम बॉन्ड पर निवेशित रुपए 5,000, यानी जब पूरे साल की ब्याज 2,000 रुपये प्राप्त होगी तब पहले बॉन्ड पर लगाओ 5,000 और दूसरे बॉन्ड पे लगाओ फिर 30,000 माइनस 5,000 यानी 25,000, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रथम बॉन्ड पर निवेशित
रुपये बराबर देना 5,000 रुपये। और द्वितीय बॉन्ड पर निवेशित रुपये बराबर 30,000 माइनस 5,000 यानी 25,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से दोनों पार्ट कंप्लीट। पहला दूसरा पार्ट सेम था, बस यहाँ पर बराबर में जो ब्याज रखनी है। अगर आप ए पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो बराबर में 1800 रुपये ले लो, अगर आप बी पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो 2000 रुपये ले लो, बाकी सेम सॉल्व करना है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में क्या होगा, पहले बॉन्ड पर 5,000 रुपये निवेशित करें और दूसरे बॉन्ड पर 25,000 रुपये निवेशित करें, तो ऐसे करके हमें 2000 रुपये सालाना ब्याज प्राप्त हो जाएगी। और ये जोड़ के देख लो 25 और 5 30,000। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हुआ। ठीक है, इसी की तरह क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें क्या कहा है कि देखिए किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकानों में 10 दर्जन तो रासायन विज्ञान, यानी एक स्कूल की पुस्तक की दुकान है जहां 10 दर्जन तो रासायन विज्ञान की हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताबें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये है। आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पुस्तकें दे रखी है, पुस्तकें सॉरी क्वेश्चन नंबर और 20 क्या देखिए, यहाँ लिख लीजिए दुकान में रासायन विज्ञान की पुस्तक दिया क्या है, लिख लो यहाँ पे दुकान में रासायन विज्ञान की पुस्तक कितनी है, 8-10 दर्जन, कितनी दर्जन, 10 दर्जन। तो देखो दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में होता है 12, तो इस दर्जन को संख्या मत लो, कितना हो जाएगा 10 गुणा 12 यानी 12 दाई 120 पुस्तक। ठीक है, इसी प्रकार आगे दे रखी है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की। दुकान में भौतिक विज्ञान की पुस्तक कितनी है, 8 दर्जन यानी 8 गुणा 12 96 पुस्तक किसकी है दुकान में, भौतिक विज्ञान की। और तीसरा दे रखा है आपको 10 दर्जन अर्थशास्त्र, दुकान में अर्थशास्त्र की पुस्तक दे रखी है, अर्थशास्त्र की पुस्तक बराबर 12 दर्जन। कितनी है, नहीं ये भी 10 दर्जन है, कितनी है 10 दर्जन यानी 10 गुणा 12 120 पुस्तक। ठीक है, तो एक दुकान है जहां पर रासायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की 120 पुस्तकें हैं, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की 96 पुस्तकें हैं, और अर्थशास्त्र यानी इसकी पुस्तक कितनी है आपकी 120 पुस्तकें हैं। तो कुल मिला के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है, इसमें आगे बोल रहा है प्रत्येक पुस्तक का मूल्य दे रखा है, तो मतलब हमें दे रखा है रासायन विज्ञान की पुस्तक का मूल्य, क्या लिखेंगे, रासायन विज्ञान की पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य कितना है 80 रुपये। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान की पुस्तक का मूल्य यानी भौतिक विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है हमें 60 रुपये। ठीक है, और आपके बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का मूल्य हमें दे रखा है 40 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक। ठीक है, तो ये करें जब इन पूरी पुस्तकों को बेच देंगे तो उस दुकानदार को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो कुछ नहीं करना, जो पुस्तकों की संख्या है उसे बना लो आप एक आप व्यू, और इनको रुपए दे रखे इसे बना लो दूसरा आप व्यू, और दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे देखिए, माना ए बराबर 120 पुस्तक
96 पुस्तक, 120 पुस्तक। और बी बराबर इनके रेट प्रति पुस्तक 80, 60, 40। अब क्या पूछा है, किस रूल के अकॉर्डिंग पूछा है, हमसे पूछा है आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा, आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा। तो आप देखिए यहां से अब सेल्फ करेंगे, मैं बस लिख देता हूं यहाँ पे आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा। दुकानदार को प्राप्त कुल रुपए, इसमें लिखा है दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो बीजगणित द्वारा दुकान को प्राप्त कुल धनराशि बराबर, कुल धनराशि कैसे प्राप्त होगी, ए बी, क्या ए बी, यानी ए आव्यूह और बी आव्यूह को मल्टीप्लाई करने के पश्चात। तो ए में कितना दे रखा है देखिए 120, 96, 120 और बी में दे रखा है 80, 60, 40, 80, 60, 40। इसके पश्चात जो यहाँ पे कोई संख्या आएगी वही आपका इतने रुपए आंसर होगा। पिछले सवाल की आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, रो का कॉलम, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो आएगा वो आपकी कुल राशि होगी, ठीक है। सही से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। सेम पिछले का था, कुछ नया नहीं था इसमें, बस थोड़ा लैंग्वेज थी, लैंग्वेज आपको लिखनी है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए दे रखा है, पहले यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए कि x, y, z तथा w और p क्रम से 2 गुणा n, 3 गुणा k, 2 गुणा p और n गुणा 3 तथा p गुणा k कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है मैं यहाँ पे। भाई 21वां प्रश्न दे रखा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी में क्या संबंध होगा। तो देखिए समझिए, हमें 21वें सवाल में 21 और 22 के लिए एक लाइन दे रखी है। 21 प्रश्न, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि x आव्यूह है एक, उसका क्रम दे रखा है। इसी प्रकार y, z, w और p आव्यूह है, इनके भी क्रम दे रखे हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। x, y, z, w तथा p का क्रम क्रमशः क्या दे रखा है, 2 गुणा n, 3 गुणा k, 2 गुणा p, n गुणा 3, p गुणा k। ये x, y, z, w और p एक आव्यूह है और इन आव्यूहों के क्रम दे रखे हैं। यानी x जो आव्यूह है वो किसके क्रम का है, 2 गुणा n का। y जो आव्यूह है वो किसके क्रम का है, 3 गुणा k का। z जो आव्यूह है वो किसके क्रम का है, 2 गुणा p का। और जो w आव्यूह है उसका क्रम है n गुणा 3। और जो लास्ट आव्यूह है p, उसका क्रम है p गुणा k। ये इन आव्यूहों के क्रम दे रखे हैं और n, p और k में प्रतिबंध बताना है। n, p और k में प्रतिबंध क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें दिया है py प्लस wy, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, अब क्रम बताना है। तो देखिए बात को ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखिए ये x, y, z, w, p ये सब आव्यूह है ना, और ये दिए गए क्या है, इनके सबके क्रम है। तो यहाँ देखिए ये p और y आव्यूह है, तो यहाँ p का क्रम कितना है, p को मैं ले सकता हूँ आव्यूह के अंदर इस तरीके से p, और इस p का क्रम कितना है,
पी आप बी का क्रम यानी सबसे लास्ट वाली का क्रम कितना है, पी गुणा के, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसका क्रम पी गुणा के, क्योंकि पी का ही तो क्रम दिया है हमें ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए वाई है इंटू वाई आप बी का क्रम कितना है जो हमें ऊपर दिया है, देखो वहां से वाई यानी पहला दूसरा वाला यानी ये रहा, ठीक है। ये वाई आप बी का क्रम है कितना है 3 गुणा के, तो 3 गुणा के। इसी प्रकार प्लस डब्ल्यू आप बी का क्रम कितना है, देखो डब्ल्यू पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे आ रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी ये, ठीक है। इसका क्रम दे रखा है एन गुणा 3 और इनटू वाई आप बी का क्रम देखो ऊपर से कितना है, वाई आप बी का क्रम यानी पहला दूसरे नंबर पे क्रमशः पहला दूसरे नंबर पर क्रम गलत ले लिया शायद किसी का, चेक करो एक बार, डब्ल्यू का क्रम लिया था ये नहीं सही है, वाई का क्रम पूछा है ना, हाँ वाई का क्रम ही है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, पी वाई डब्ल्यू वाई, ठीक है सब ठीक है। वाई का क्रम हो गया 3 गुणा के, और यहाँ भी वाई का ही क्रम, दोनों जगह वाई आ रहा है ना, यहाँ भी वाई का वही क्रम है और यहाँ भी वाई का वही क्रम होगा, यानी वाई का क्रम पहला दूसरा 3 गुणा के, ठीक है। ये क्या किया हमने, पी आप भी पी का क्रम लिख दिया यहाँ से उठा के, पी की जगह पी का क्रम, ठीक है। इसी प्रकार फिर आगे आपका वाई की जगह क्या लिख दिया, वाई का क्रम, ठीक है। फिर डब्ल्यू की जगह क्या लिखा, डब्ल्यू का क्रम कौन सा, चौथे नंबर वाला यानी ये वाला, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से वाई आ गया, वाई की जगह वाई का क्रम 3 गुणा के, सबका क्रम लिख दिया। अब एक बात आइए मुझे, जब दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई होता है तो उनका क्रम कैसा होता है, दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई होने के लिए रूल मैंने आपको बताया था बेसिक में, दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ गौर दीजिए आप, ये दोनों आव्यूह तो है पी और वाई, और इनका आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। अगर इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस आव्यूह के स्तंभों की संख्या इस आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के क्या बराबर नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो स्तंभों की संख्या क्या होगी यहाँ पर, यानी पहले आव्यूह का दूसरा यानी के, और दूसरे आव्यूह का पहला यानी 3, तो ये आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होंगे ना, के और 3 आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 3 हो गई ना तुलना करके, ठीक है। तो के का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 3। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर मैंने बताया था मल्टीप्लाई होने के पश्चात जब नया आव्यूह प्राप्त होता है उसका क्रम क्या होगा, मल्टीप्लाई होने के पश्चात जब नया आव्यूह प्राप्त होगा तो उसका क्रम होता है पहले का फर्स्ट और दूसरे का लास्ट, यानी पहले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या की, ये दोनों मिलकर ही तो बनाते हैं नए आव्यूह का क्रम, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, जो नया आव्यूह प्राप्त होगा यहाँ से मल्टीप्लाई होने के पश्चात वो क्या होगा, पी वाई, और उसका नए का क्रम क्या होगा, पी गुणा के, क्रम क्या होगा, पी गुणा के, क्योंकि क्रम कौन बनाता है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट में लेके नए आव्यूह का क्रम बनाते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो नया आव्यूह बन गया, इसका क्रम क्या होगा, पी गुणा के, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ आ जाइए आप, दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये वाली आपस में कैसे होना चाहिए, बराबर, और बराबर है, और नया आव्यूह का क्रम कौन सा बनेगा, एन और के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डब्ल्यू वाई, क्रम क्या होगा, एन गुणा के, और यहाँ से हमें के की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, के बराबर प्राप्त हो गया, यहाँ से हमें के बराबर 3 हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए ये दोनों आव्यूह कैसे हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, दोनों आव्यूह आपस में जुड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के पश्चात एक आव्यूह प्राप्त हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एक आव्यूह प्राप्त हो गया। अब ये दोनों आव्यूह कैसे हो रहे हैं, आपस में प्लस हो रहे हैं। तो फिर भी मैं ये रूल पहले बता चुका हूँ, दो आव्यूह जुड़ते हैं तो कब जुड़ते हैं, जब दोनों आव्यूहों का आपस में क्रम समान हो। दो आव्यूह आपस में तभी जुड़ेंगे जब दोनों का ऑर्डर आपस में बिल्कुल सेम हो। तो देखिए ये दोनों आव्यूह जुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो उनका क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। ये जुड़ रहे हैं तो इनका क्रम क्या होगा, आपस में समान होगा। इट मींस P गुणा के बराबर होगा N गुणा के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P गुणा के बराबर N गुणा के,
तो k से क्या हो गया कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आ गई n। तो बस हमसे क्या पूछा था NPK में प्रतिबंध, तो k का मान तो क्या आ गया, अतः k बराबर 3 और p और n आपस में कैसे आ रहा है बराबर, ये इनका क्या निकाल लिया प्रतिबंध, जो कि हमसे पूछा था। कुछ नहीं किया, सबसे पहले x y z w p इन सब के क्रम दे रखे थे, क्रम लिख लिए और इनमें रिलेशन पूछा था और ये कंडीशन दी थी। तो p क्या है, एक आप भी हुआ p, इसका क्रम लिख दिया वहां से देखकर हमने, इसी प्रकार y का क्रम लिख दिया हमने वहां से देख के, प्लस प्लस w का क्रम लिख दिया हमने वहीं से देखकर और y का क्रम लिख दिया हमने वहीं से देखकर। अब फिर ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आव्यूह में मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है, मतलब k और 3 आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से k का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के पश्चात जो नया आव्यूह बनेगा उसका क्रम क्या होगा, पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ यानी p गुणा k। इसी प्रकार यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपस में बराबर होने चाहिए, और जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वो n गुणा k का होगा। अब ये दोनों आव्यूह जुड़ रहे हैं, तो दो आव्यूह कब जुड़ते हैं, जब उनका क्रम आपस में बिल्कुल समान होता है। जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, क्रम समान होगा, मतलब p गुणा k बराबर होंगे n गुणा k के, k से k कैंसिल, तो p का मान क्या आ गया n, इन तीनों का रिलेशन क्या आ गया k बराबर 3 और p बराबर n। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त, और इसका लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है। ठीक है, वो भी इसी पर आधारित है सेम।